हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हरित गृह प्रभाव लाया हूँ और यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग पर पूरी तरह से पकड़ बनाएंगे। आइए, हमारा पहला टॉपिक है हरित गृह प्रभाव। ठीक है, आप देख रहे हो ये हरित गृह प्रभाव, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब आपके मन में होता होगा कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये हरित गृह प्रभाव क्या है। देखो, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है। ये हरित गृह प्रभाव जो है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है और जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक कर देती है। समझ रहे हैं? यह हरित गृह प्रभाव क्या है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है और इसके द्वारा कोई भी ग्रह है उसका वातावरण में मौजूद कुछ गैस है जो वातावरण के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो हरित गृह प्रभाव में क्या होता है कि ग्रह का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कि ये सब कौन सा गैस है जो कि वातावरण के तापमान को बढ़ाता है। तो देखिए, ये ग्रीन हाउस गैस आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका CH4 मीथेन, जलवाष्प और CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सब गैस जो होता है ये ग्रह का या उपग्रह के वातावरण के तापमान को बढ़ाने का काम करता है। तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ रहे हैं कि यह एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप इसको मानव निर्मित प्रक्रिया नहीं कहिए, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसके द्वारा ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस जैसे कि आपका CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CH4 मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करता है, वातावरण के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, यानी गर्मी को बढ़ा देता है। अब देखिए, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ गए। अब हम लोग आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर, जिसको हम लोग वैश्विक उष्मायन कहते हैं, इसको वैश्विक तापन भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग? अब हम लोग पूरा डिटेल्स इसको समझते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण, मानव अपनी एक्टिविटी के कारण क्या किया है, ग्रीन हाउस गैस के फलस्वरूप पृथ्वी के दीर्घकालीन औसत तापमान में वृद्धि हो गई है। मानव अपने एक्टिविटी से, मानव अपनी क्रियाकलाप से, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लंबे समय तक बढ़ जाता है। यानी कि यूँ कहिए कि मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस आपका उत्पन्न होता है और इसका क्या डिमेरिट होता है कि पृथ्वी का लंबे समय तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये चीज़ आपका ग्लोबल वार्मिंग है। अब देखिए, हम आपको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, कौन कौन सा ऐसा काउज है, कौन कौन सा ऐसा कारण है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। देखिए, आपका सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है भाई। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस और आपका जो ग्रीन हाउस प्रभाव है यह एक आपका प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी का जो सतह है उसको गर्मी प्रदान करता है। आपका जो ग्रीन हाउस गैस है वो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो महत्वपूर्ण रीजन ग्लोबल वार्मिंग का है वो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरा आपका देखिए, वनों का अंधाधुंध कटाई। ये जो पेड़ पौधे का अंधाधुंध कटाई है, लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पेड़ पौधे का अंधाधुंध कटाई कर रहा है और इससे क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमें ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी।
अब अगर आपका पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो समय पर वर्षा नहीं होगा, और अगर समय पर वर्षा नहीं होगा तो तापमान में एक्चुअली वृद्धि हो ही जाएगा। अब जो तीसरा रीजन है, ज़रूरत से अधिक आधुनिकीकरण। ग्लोबल वार्मिंग का ये भी कारण है, ज़रूरत से ज़्यादा आधुनिकीकरण। बड़े बड़े कारखाने का निर्माण हो रहा है, जनसंख्या इतनी द्रुतगामी गति से बढ़ रही है कि उसकी पूर्ति के लिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़े बड़े कारखाने का निर्माण हो रहा है। और जब बड़े बड़े कारखाने का निर्माण होगा तो एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण लाजमी हो जाता है। वायुमंडल अनबैलेंस होना तय है, और ऐसे में वायुमंडल का जो टेम्परेचर इंक्रीजमेंट ये भी ऑटोमेटिक है, क्योंकि जब ज़रूरत से अधिक आधुनिकीकरण होगा, बड़े बड़े फैक्ट्री का कारखाने का निर्माण होगा तो वायु प्रदूषण होगा, वायुमंडल अनबैलेंस होगा, और ऐसे में तापमान वायु की वृद्धि होगी वायुमंडल में। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न और है जनसंख्या वृद्धि। ये जो जनसंख्या बड़ी तेज़ गति से बढ़ रही है, आप जनसंख्या वृद्धि को भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कहो। देखो, अब जनसंख्या वृद्धि होगा तो इससे क्या होगा, बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है, फसलों को नुकसान हो रहा है, जानवरों के विलुप्त होने का खतरा हो रहा है, ध्रुवी में बर्फ पिघलेगा जो भूमि पानी में डूब जाएगा। देखिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा, जो ध्रुव के बर्फ है वो पिघल जाएंगे, और ऐसे होने से क्या होगा, इस धरा पर बाढ़ आ जाएगी। तो आपका ग्लोबल वार्मिंग में आपका जनसंख्या वृद्धि भी कारण है, और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट में क्या होगा, बढ़ती स्वास्थ्य समस्या। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होगा, बढ़ती स्वास्थ्य समस्या, फसलों का नुकसान, जानवरों को विलुप्त होने का खतरा, ध्रुवीय बर्फ पिघलने से भूमि पानी डूब जाएगा। ये आपका ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बढ़ती स्वास्थ्य समस्या, लोगों का हेल्थ गिरने लगेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो फसलों को नुकसान जरूर पहुंचेगा, जानवर सब विलुप्त होने लगेगा, और ध्रुवीय बर्फ पिघलने लगेगा, और अंततः ये धरती जलमग्न हो जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने का उपाय हम लोग देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले तो आपको जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करना पड़ेगा, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब का उपयोग आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करता है, पर्यावरण को ये बिल्कुल ही पॉल्यूटेड कर देता है। आपको नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे आपको सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, इसको भी देखिए। आपका देखिए, CO2 जो है 60%, आपका CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन 20%, आपका CH4 जो मीथेन आपका 14%, N2O आपका 6%। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी ये सब ग्रीन हाउस गैस है जो तापमान वृद्धि करता है। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड 60% है योगदान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 20% योगदान है, मीथेन गैस का 14% है, और N2O का 6% है। अब आप देखिए, ये आपको एक पाई चार्ट दिख रहा है। देखिए, आपका CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 60%। ठीक है, मीथेन आपका, ये आपका देखिए, ये क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका 60% है। आपका ये जो मीथेन है ये 14% है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका 20% है। आपका ये देखिए, ये आपका क्या है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये 6% है। तो आप ये माइंड में रख लीजिए कि आपका CO2 60%, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। CH4 आपका 14%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 20%, और N2O आपका 6%। आई होप गाइस आप आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।